नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पप्पू यादव, जी हां, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में बेल मिल गया, लेकिन पप्पू यादव क्या जेल से छूट जाएंगे, ये एक सवाल है। पप्पू यादव को लेकर के आपको मालूम है कि किस तरीके से जब पुलिस वहां पकड़ने गई और कहा यह गया कि न्यायालय का यह आदेश है, पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने पुलिस से जोरदार बहस की और जोरदार विरोध किया उनके समर्थकों ने, लेकिन फिर देर रात पुलिस उन्हें पकड़ करके ले गई। और कहा यह भी जा रहा है कि उस रात जो बहस हुआ, जिस तरीके से उनके समर्थकों ने बहस किया, उसके बाद भी एक एफआईआर किया गया है। बहरहाल पप्पू यादव अभी छूटेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जिस मामले में पप्पू यादव को जेल ले जाया गया था, कोर्ट ने उस मसले पर, उस मामले में पप्पू यादव को बरी कर दिया। और आपको मालूम है कि पप्पू यादव के समर्थक पप्पू यादव लगातार कह रहे थे कि नीट छात्रा की मौत के मामले में वो लगातार मुखर हैं, हत्यारे कौन है उसको लेकर के वो बोल रहे थे। इतना ही नहीं, रेप किसने किया उसका नाम वो बता रहे थे। और इन सब वजहों से वो पुलिस के निशाने पर गए, इन सब वजहों से वो सरकार के निशाने पर थे। बहरहाल ये खबर जो थी वो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि नीट छात्रा मामले पर और दरभंगा में जो 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको लेकर के विधानसभा में बहसा बहसी जारी है। आज भी विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सुनील सिंह और जेडीयू के एमएलसी और मंत्री के बीच में जबरदस्त नोकझोंक हुई। नोकझोंक इस कदर लड़ाई में तब्दील हो गई, इस कदर जो है गाली गलौज में तब्दील हो गई, जैसा कहा जा रहा है कि अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो उसके बाद मार्शल बुला करके आरजेडी के नेताओं को बाहर निकालना पड़ा। पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आज जब आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह बिफर उठे कि किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, नीट छात्रा की मौत हुई उसमें आपने क्या किया, दरभंगा में रेप हुआ उसमें आपने क्या किया। सुनील सिंह तो यहां तक कह रहे थे कि दर्जनों हत्याएं हो रही हैं, दर्जनों बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, सरकार गूंगी है, सरकार बहरी है। और इतना ही नहीं, कल जब ये बात उठाई गई थी तो नीतीश कुमार का रिएक्शन देख करके भी आरजेडी में भयानक गुस्सा है। पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सदन में बहसा बहसी जेडीयू और आरजेडी के बीच में देखा गया। ये प्रश्नकाल में कोई कुछ नहीं पूछ सकता है। प्रश्नकाल को आप बाधित नहीं कर सकते हैं। नहीं, माफी क्यों मांगेंगे? मैंने तो आते आते कहा कि उस पर विचार हो रहा है और हर तरह किसी से माफी मांगा जाएगा। मैंने सुना है कि आप क्या बोले हैं और उसको अभी कह देंगे तो दिक्कत, इसलिए थोड़ा समय उसको रहने दीजिए। हम इजाजत का मैंने इस तरह से कीजिएगा। ये प्रश्न इतना दिन के बाद आप सुनते नहीं है, आप सुनिए ना, आप सुनिए पहले। इतने दिनों तक यहाँ पर आकर के लोग माननीय सदस्य, सुन लीजिए, माननीय सदस्य करते हैं कि हम आएगा, हाउस चलेगा, सदन में हमारा प्रश्न पूछेंगे, हमारे जो जिज्ञासा है उसका समाधान होगा। जब शुरू होता है प्रश्नकाल तो रोज कल भी बाधित हो गया, आज भी बाधित कर रहे, किसी को नहीं, प्रश्नकाल में किसी को इजाजत नहीं है। नहीं इजाजत नहीं, आप इजाजत बोलिएगा तो आप क्या आप ही को चिंता है, सरकार उसकी जांच के गए, सीबीआई को जांच के दे दिए गए और आप यहाँ झगड़ा करने के लिए तैयार हैं। पकड़ लिए महोदय, ठीक है, बैठिए। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा आसन से निर्देश दिए जाने के बावजूद लगातार निर्देश की अवहेलना हो रही है। प्रथम जब आपने इस सेशन की शुरुआत की, आपने स्पष्टता के साथ कहा कि जो फुटेज है हम उसका अवलोकन करेंगे। जब सारी बातें स्पष्ट हो गई, उसके बाद सदन में इस ढंग का व्यवहार किया जाना, ये मैं समझता हूं कि कार्य संचालन नियमावली का अपमान है सभापति महोदय।
ये आसन के निर्देश का अपमान है। सभापति महोदय, ये आसन के निर्देश का अपमान है और आसन का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर इसका मतलब आसन के प्रति आपका सम्मान नहीं है, कहां कोई बोल रहा है भाई? हम लोग आसन का सम्मान करिए, अगर उसमें कुछ कहना है तो अपनी बात कहिए। सभापति महोदय, सवाल यह है कि जब एक प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में प्रथम महिला मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनके बारे में ऐसी भाषा बोली गई, अगर 1 मिनट खड़े होकर वो क्षमा मांग लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? दूसरी बात, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि जिस प्रदेश में अगर किसी महिला का बलात्कार होता है और वो अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है हो गया तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, तो आरजेडी इस बात पर अड़ी हुई थी कि राबड़ी देवी के खिलाफ, राबड़ी देवी के प्रति नीतीश कुमार ने जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया है, नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए। और खास तौर पर 3 महिला जो सदन की सदस्या हैं उनको लेकर के नीतीश कुमार का जो रवैया था वो अपमानजनक था और नीतीश कुमार को इसको लेकर के माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जेडीयू डटी रही और फिर आरजेडी इस कदर नाराज हुई है कि देखिए आरजेडी का बयान किस तरीके से आया है, किस तरीके से एक्स पर लिखा गया है। संवैधानिक पद पर बैठ महिलाओं के लिए अश्लील बातें करने वाला बिहार का बुढ़ा लड़का लोफर है। समझिए कि राजनीतिक मर्यादाएं किस तरीके से तार तार हो रही हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कल राबड़ी देवी के लिए लड़की जैसे शब्द का प्रयोग किया और जिससे आरजेडी बुरे तरीके से नाराज हो गई। और आरजेडी ने जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की उसका परिणाम आप देख लीजिए कि सदन में जिस तरीके से बहसी गुस्सा गुस्सी और सुनील सिंह को लेकर के नाराजगी दिखाई पड़ी जेडीयू में, सदन के अध्यक्ष में, आरजेडी को बाहर जाना पड़ा है। लेकिन आप देख लीजिए आरजेडी का ट्वीट क्या बाहर आ रहा है, एक्स पर आरजेडी क्या लिख रही है, फिर दिखा रहा हूं, संवैधानिक पद पर बैठ महिलाओं के लिए अश्लील बातें करने वाला बिहार का बुढ़ा लड़का लोफर है। बिहार का बुढ़ा लड़का किसको आरजेडी कह रही है? जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लड़की कहा, अब आरजेडी नीतीश कुमार को बुढ़ा लड़का कह रही है, तो समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति किस ओर चल पड़ी है। पर इस सब के पीछे की वजह क्या है वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। कल तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको वो बयान सुनाना चाहते हैं जो नीतीश कुमार ने आरजेडी की नेता राबड़ी देवी के लिए बोला है और सदन में क्या बहसा बहसी दोनों के बीच में हुई है, जरा उसको सुनिए। लॉगिंग लगना चाहिए, उसमें नाम रहता है, पिता या पति का नाम रहता है। अरे भाई, ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है? जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं करता है आप लोग बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? इसका क्या है? अब ये है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? अब आप देखिए, वो नीट छात्रा मामले
के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आरजेडी सवाल उठा रही थी तो मुख्यमंत्री 2005 से पहले चले गए और उसके बाद कहने लगे कि इन लोगों ने कुछ काम किया है। और जिस तरीके से सदन में चिल्ला चिल्ली मच रही थी, आवाज़ उठाई जा रही थी, मुख्यमंत्री हाय हाय किया जा रहा था, मुख्यमंत्री बिफर उठे। लेकिन अब सुनिए कि इसका रिपरकशन क्या हुआ। जब मुख्यमंत्री ने राबड़ी देवी को लड़की बोला, उसके बाद गुस्सा आरजेडी का फिर कैसे बाहर आया, जरा उसको देखिए। पकड़ लीजिए तो आपके बारे में इस तरह का इस तरह कहीं से भी स्वच्छता का परिचय नहीं है। मुझको लगता है वो अस्वस्थ है, उनको अब आराम करना है। ऐसे काहे कर रहे हो? और अपने जगह पे दूसरे को महिलाओं का अपमान सड़क से लेकर सदन तक वो कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, इनका जिस तरह से कल हम लोगों का भी अपमान किया गया, ये कहीं से भी नहीं लगता कि उनका दिमागी हालात सही है। इसलिए वो इलाज कराएं और गद्दी दूसरे को सौंपे। और पूरे बिहार की जो हालात है, जिस तरह से हमारी बेटियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके लिए गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन इस तरह से इस राज के मुखिया बोल रहे हैं, इससे अपराधियों का मनोबल हाई होता है और लगता है कि जब राज के मुखिया ही इस तरह का गिरा हुआ व्यवहार करे। बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ, दरभंगा में मामला आया, कई जिलों में मामला आया। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इस हिसाब से तो ऐसी भाषा देकर के तो लोगों का और जो मन जो है बढ़ता है और घटना अंजाम हो रहा है। इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने ट्वीट करके किया है डिमेंशिया हो गया है उनको, आपके विधायक कर रहे हैं पगला मुख्यमंत्री हो गए, इस्तीफा देखिए स्थिति तो उनकी है, उसमें डिमेंशिया नहीं हुआ है क्या? तो हुआ है, इसलिए तो इलाज भी कराने वो गए थे, बाहर विदेश गए थे। ठीक है, इस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उम्र तो बढ़ा है, उम्र बढ़ता है तो बीमारी आती है, तो हुआ है। लेकिन ये बीमारी की बात नहीं है, लेकिन इस तरह की कल भी देखेंगे माइक रोका जा रहा है, मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया जा रहा है। आज तक ऐसा हुआ है क्या? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, माइक जो है बंद कर दिया गया, यानी गाइड कहीं और से हो रहा है। पीछे लोग बैठे रहते हैं कि अब मत बोलिए, लाइन काट दो। ये तो दिखाता है कि भाई बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है। जी हाँ, कमजोर मुख्यमंत्री हैं। ये झड़प जब हुई नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में, लेकिन ये झड़प बस यहीं नहीं हुई, ये थोड़ी झड़प, मीठी खट्टी झड़प प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ हुई। जरा उसको भी सुन लीजिए। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है,
अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा, बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बाप में हुआ था, तो तुमको हुआ, तुमको तो करबे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो अब सीधे लिए चलते हैं आपको अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से, और वहाँ की स्थिति के बारे में बताएंगे कि दरअसल बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। हमारे साथ डॉक्टर संजय जुड़े हैं, डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ संतोष कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ श्याम किशोर चौबे जी, दीपक कोचगवे जी, ये तीनों मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे संतोष कुमार जी के पास। संतोष कुमार जी, ये हो क्या रहा है? जिस तरीके से पहले शुरुआत हुई, उसके बाद राबड़ी देवी को लड़की कहा गया, फिर आरजेडी के तरफ से रिएक्शन आया, रिएक्शन भी बड़ा वाजिब था। अब तेजस्वी यादव डिमेंशिया और ये सब की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं हम इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाना नहीं चाहते, पर लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है, और साथ ही साथ राबड़ी देवी पर तीखा प्रहार बड़ा मसला है। आरजेडी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने का प्रयास कर रही है। संतोष जी, लगता है संतोष जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर संजय, आपको लग रहा है आरजेडी बहुत बड़ा मुद्दा बना चुकी है इसको? गंभीरता से तो आरजेडी ने ली है इस चीज को। तेजस्वी जी के साथ जो झड़प हुई, उसको तेजस्वी जी ने मुस्कुरा करके चीजों को वहीं पर रख दिया, लेकिन कल राबड़ी देवी जी के साथ जो व्यवहार हुआ, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से लड़की कह के संबोधित किया, और फिर एक ही बात को वो बार बार रील की तरह वो घुमाते हैं, पहले कुछ काम हुआ था, हमने ही तो सब कुछ किया है। तो इसको लेकर के थोड़ी आरजेडी में नाराजगी कस करके दिख रही है। डिमेंशिया और अल्जाइमर की बात कही जा रही है प्रतिपक्ष के नेता के तरफ से। इस बात में आपको कितना दम लगता है? कुछ विजुअल्स हम जरूर चला रहे हैं जिसको लेकर के समय समय पर ये बातें उठती रही हैं, लेकिन अब खुल कर के प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि वो डिमेंशिया और अल्जाइमर से पीड़ित हैं। उन्हीं के एक नेता कह रहे हैं अब उनकी उम्र हो चुकी है, उनको रिजाइन करना चाहिए, अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार चला सके, ना उनको अपनी वाणी पे नियंत्रण है, ना महिलाओं के साथ कैसे पेश आना चाहिए उस बात को समझ पा रहे हैं, और साथ ही साथ गवर्नेंस भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनसे सवाल किया जाता है नीट छात्रा का, उनसे सवाल किया जाता है दरभंगा में रेप के मसले का, और वो जवाब देना शुरू करते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, ये तो हम ही ना सब कुछ किए, और इस तरह की बात जब शुरू करते हैं, और ये उनका तकिया कलाम बन चुका है। तो अब सीधा सीधा प्रतिपक्ष का नेता ये कह रहा है कि भाई ये बीमार है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है। बिल्कुल ठीक है, वो अल्जाइमर तो चूंकि उसका एक पार्ट है, डिमेंशिया उसका कलेक्टिव टर्म है जिसके अंदर में ये चीजें आती हैं। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी एमनेसिया में है, जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, जिसमें पुरानी चीजें लोग भूल जाते हैं। क्या नीतीश कुमार को अपने स्क्रिप्टेड पढ़ते हुए कोई देखा क्या कभी कि वो कोई स्क्रिप्ट लिख करके दिया और वो स्क्रिप्ट को वो पढ़ रहे हैं? मखाना को पखाना बोल गए थे। नीतीश कुमार जैसे संजीदा व्यक्तित्व के व्यक्ति मखाना और पखाना में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, कुछ बोल गए। राबड़ी देवी जी के लिए शब्दों में अटक गए और उनको उन्होंने लड़की कह दिया। कई जो ऐसे असहज करने वाले राष्ट्रगान के समय में जो ताली बजा दिए, कई जगह एक महिला को जिसको कि गले में माला देने का अधिकार किसको है भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज में, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उम्मीदवार को जब उन्होंने गले में माला भी पहनाया तब भी लोगों ने उस दृश्य को देखा। माथे पर गमले रख देना, सर लड़ा देना, तो खास करके सिम्टम्स को लेकर के तो एक संभावना बनती ही है।
सिम्टम्स को लेकर के ये संभावना बनती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आरजेडी उस पर अब सीधा अटैक कर रही है। लेकिन आरजेडी एक और महत्वपूर्ण बात कह रही है, वो ये कह रही है कि मुख्यमंत्री अगर इस हालत में हो तो क्रिमिनल्स को प्रोत्साहन मिलता है। ये बात तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कहा है। वो डिमेंशिया से पीड़ित हैं, वो अल्जाइमर से पीड़ित हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। ये पिछला ट्वीट है। नया ट्वीट ये है कि आरजेडी ने कहा है ये बुढ़ा लोफर लड़का। मुझे लगता है आरजेडी भी तय नहीं कर पा रही है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, संवैधानिक पद पर बैठ महिलाओं के लिए अश्लील बातें करने वाला बिहार का बुढ़ा लड़का लोफर है। इस तरह की शब्दावली, इसको हम कतई उचित नहीं मानते मुख्यमंत्री के लिए ये प्रयोग किया जाए। और साथ ही साथ पहली महिला मुख्यमंत्री के लिए लड़की जैसे शब्द का भी प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। इस बात को सब कहेगा, सब मानेगा, पर सवाल यह है कि राजनीति किस ओर जा रही है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि प्रतिपक्ष का नेता कह रहा है अल्जाइमर और डिमेंशिया है, इस स्टेट में है तो क्रिमिनल्स को प्रोत्साहन मिलता है। कैसे गवर्नेंस चलेगा, उनसे अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो 2005 के पहले की स्थिति में चले जाते हैं। संतोष कुमार जी, संतोष जी, श्याम किशोर चौबे जी जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, शुरू से जो आपने बताया और जो बताया क्या मतलब सब कुछ तो ऑन स्क्रीन है, हर कोई देख समझ रहा है। इसमें मैं डॉक्टर संजय की बातों से तो मैं सहमत हूं ही। दूसरी बात यह है कि इसको केवल भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए। जो आप पूछ रहे हैं राजनीति किस ओर जा रही है, पूरे देश की राजनीति किस ओर जा रही है। आप संसद का देखिए, बिहार का देखिए, यूपी का देखिए, झारखंड का देखिए, हर राज्य में अब यही हो गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच केवल अपनी बड़ाई अपनी ओर से की जाती है। बाकी सब लोग यही कहते हैं कि हम ही ठीक हैं, अगला गलत है। ये जो राजनीति का ट्रेंड चल गया है पूरे देश में, ये केवल बिहार में नहीं है, हर जगह है। हर जगह विधानसभा में वही होता है जो बिहार में हो रहा है। बिहार में थोड़ा सा यूनिक है, जो डॉक्टर संजय ने कह दिया, आपने भी कह दिया, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि नीतीश जी का जो प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम है, वो है और इससे इनकार तो किया नहीं जा सकता है। सब कुछ, अब हम लोग कोई डॉक्टर तो है नहीं कि बतावें कि ये बीमारी है, लेकिन जो उनका फिजिकल एपिडेंस है, जो उनका जिस ढंग की बोली बानी है, उससे बहुत कुछ परिलक्षित होता है, समझा जा सकता है और लोग समझ भी रहे हैं। इसके बावजूद एक बड़ी खासियत है संजय जी, ये पूरे देश में अभी जो नया ट्रेंड चला है अपार बहुमत देने, वो सेंट्रल में हो या राज्यों में हो, जब पब्लिक बड़ी बढ़िया मैंडेट दे रही है, उस मैंडेट का सत्ता पक्ष को सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन मुझको लगता है कि वो कहीं नहीं हो पा रहा है, बिहार में भी तो नहीं हो पा रहा है। और इसके बड़े एक दो नहीं कई कारण हैं। सवाल है कि कोई भी आदमी जब सत्ता में जाता है या कोई दल जाता है या कोई गठबंधन जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता है। कई कारण तो हैं। देखिए ये तो इंटरप्रिटेशन का सवाल है, पर एक सवाल है जो मैं संतोष जी से बार बार करना चाह रहा हूं, लगता है इस बार तो उनसे बातचीत मेरी हो पाएगी। एक लाइन तेजस्वी यादव का बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ, दीपक कोचगवे जी मैं आ रहा हूं आपके पास, पर मैं संतोष जी से यह बात करूंगा। संतोष जी, एक लाइन उन्होंने लिखा है, वो ये लिखा है डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये सारी बात लिख रहे हैं। लिखित बातों का बड़ा दम होता है और वो लिख रहे हैं, खुल कर के लिख रहे हैं। और वो अंत में लिख रहे हैं कि इसी तरह की मानसिकता अपराधियों को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने ओरिजिनलिटी में है ही नहीं। ये कोई भी शब्द मेरे नहीं, ये शब्द प्रतिपक्ष के नेता के। मैं तो केवल विजुअल्स कुछ जरूर दिखा रहा हूं, जिस विजुअल्स को देख करके बार बार ये सवाल उठता रहा है। लेकिन फिर मुख्यमंत्री कई बार ऐसा बिहेव करते रहे हैं कि अच्छे राजनीतिक चुप हो जाते हैं। जैसे उनको बीजेपी जहीं तहीं टिकट दे रही थी, एलजेपीआर को दे दी थी, मुख्यमंत्री ने ऐसा राजनीति चलाया कि सब लोग चुप हो गए। तब तो ये बात होने लगी कि मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं, सुपर हेल्दी हैं भाई, सुपर फूड खाते हैं,
कब रिएक्ट करना है वो जानते हैं। तो संतोष जी, ये है क्या? राबड़ी देवी को लड़की कहना, ये अपने आप में क्या कहा जाए? मतलब राबड़ी देवी अब सीनियर सिटीजन हो चुकी हैं, पहली मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद उनको लड़की कहना, फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछा जाता है तो 2005 से पहले चले जाना, प्रतिपक्ष के नेता द्वारा ये कह देना कि इनको डिमेंशिया और अल्जाइमर है। पहले कभी बीजेपी ने भी इस तरह की बात की थी जब बीजेपी विरोध में बैठी हुई थी, और अब प्रतिपक्ष के नेता भी मान रहे हैं कि चूंकि ये अपने दिमाग में है नहीं, संतुलित है नहीं, तो क्रिमिनल्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस पूरे बयान को आप देख कैसे रहे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार में बहुत सारा काम किया, उनकी एक अलग पहचान बनी है। लेकिन पिछले हाल के दिनों में, मतलब कहा जाए तो एक वर्ष या 2 वर्ष से नीतीश जी पर उम्र का प्रभाव निश्चित तौर पर दिख रहा है, और कभी कभी वो बोलना कुछ और बोल कुछ जाते हैं। ये कहा जाए तो उम्र का प्रभाव कहिए या स्वस्थ कहिए या कोई बीमारी है, तो बीमारी का तो डॉक्टर रिपोर्ट मेडिकल ही कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसी हरकत कर देते हैं जिसको लेकर के मतलब एक बिहार मजाक का पात्र बनता है, और मुख्यमंत्री पूरे देश में बिहार में मजाक का पात्र बनता है। इसके अलावा देखा जाए तो नीतीश जी को लेकर बिहार में एक आम चर्चा है, यह सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, नौकरशाह चला रहे हैं और भाजपा के लोग चला रहे हैं सरकार। नीतीश जी बस सब रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री के रूप में बनकर रह गए। ये आम चर्चा है मतलब बिहार में सभी लोगों के बीच भाई। और यहाँ तक कि अब कार्यक्रम जो होता है मुख्यमंत्री का, तो महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया जाता है, वहां भी महिलाओं के बीच आम चर्चा होती है भाई कि मुख्यमंत्री जी बुलाए तो अब जाना नहीं है। ये गॉसिप का विषय बन गया है नीतीश जी के लिए। तो ऐसी स्थिति में कल जो उन्होंने कहा विधानसभा में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए कि लड़की का, इसी प्रकार से 4 दिन पहले उन्होंने तेजस्वी को कहा कि तुमको हम ही न पाले, हम ही न तुमको आगे बढ़ाएंगे, हम ही न करेंगे। तो और एक तकिया कलाम हो गया है कि 5 से पहले क्या था, कुछ किया है, मतलब एक तकिया कलाम रटा रटाया जो दिमाग में बैठा हुआ है वही एक बोलते रहते हैं। तो इस मामले में मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री जी अब उम्र का प्रभाव पूरी तरह से दिखने लगा है, और कोई पहली बार नहीं है। मतलब आज से 2 साल पहले भी विधानसभा में उन्होंने जो कहा था उसको लेकर के भी काफी हंगामा हुआ था, मतलब एक महिलाओं को लेकर के जो बातें कही थी। इसके अलावा मतलब महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि सभा में जिस प्रकार की उनकी बातें हैं, जनगण में, या कई ऐसी घटनाएं हैं मुख्यमंत्री के बारे में, बोलना कुछ और बोल कुछ दाते। तो ऐसी स्थिति में बिहार के लिए भाई ये लोगों को सोचना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री को भी उनका प्रभाव देखते हुए मुझे लगता है कि अब राजनीतिक रूप से उन्हें मतलब एक अलग होना चाहिए, और राजनीति किसी को विरासत सौंपनी चाहिए, किसी को भी मुख्यमंत्री किसी को एक बनाया जाना चाहिए, एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है, जो उनकी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं थे। मतलब पहले जो वो एक एक बात उनके ध्यान में रहता था, और एक एक चीज वो 10 साल पुरानी बातें भी याद रखते थे कि नहीं, हमने एक एक शब्द को याद रखते थे और नाप तोल कर बोलते थे। लेकिन आज वो क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना नहीं, पर आप भी ये, और एनडीए गठबंधन को भी इस पर विचार करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, पर आप भी ये कह रहे हैं ना, आप भी ये कह रहे हैं ना कि रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हो गए दीपक कुचगवे जी। ये बात अब कही जा रही है, रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हो गए। यही तो बड़ा ही मतलब मिस्टीरियस है। जब इनको रबर स्टैंप कहा जाता है, स्पेंट फोर्स कहा जाता है, फिर ये ऐसा कुछ एक्ट कर जाते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा बिहार चुनाव के बीच में इन्होंने अच्छों का मुंह बंद कर दिया कि कहां से किसको टिकट मिलना चाहिए। पहले ही डिसीजन लेके अपने लोगों को टिकट दे दिया, और बीजेपी को साफ साफ मैसेज दे दिया कि जो तय करना करते रहिए, हमने ये तय कर लिया।
तो ये मास्टर मूव भी चलना चाहते हैं। बीजेपी के बारे में तो कहा जाता था कि इनको हटाना चाह रही थी बीजेपी, लेकिन ये इनका करिश्मा है या इनकी रणनीति है कि बीजेपी इनको हटा भी नहीं पा रही है, ये भी बात कही जाती है। तो दरअसल नीतीश कुमार ऐसा एक्ट करते हैं तो चर्चा इनकी बीमारी की होने लगती है, फिर कई बार ऐसा रिएक्ट करते हैं कि कहा जाता है कि ये तो मास्टर पॉलिटिशियन है। नीतीश कुमार वाकई हैं क्या? दीपक कोचगवे जी, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बना हुआ है और ये रेलिवेंट सवाल है कि नीतीश हैं क्या। ये भी सच है कि नीतीश पुराने वाले नीतीश होते तो कभी ये बात नहीं करते। नीतीश पुराने वाले नीतीश होते तो जो नीट छात्रा का मामला हुआ, कई लोग नप गए होते और क्लियर कट मैसेज गया होता कि सरकार इसको टॉलरेट नहीं करेगी। पटना में तो ये नहीं हो सकता था और वो ऐसे बैठे नहीं रहते। नीतीश पुराने वाले नीतीश होते तो निश्चित तौर पर जो घटना घटी उसका जवाब इस तरीके से नहीं देते, 2005 से पहले कुछ था जी, इस तरह की बात नहीं बोलते और लड़की बोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी ये सस्पेंस बरकरार है कि नीतीश हैं क्या। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में जो आपने भी कहा कि रबर स्टैंप हो गए, मैं नहीं मानता इस बात को। नीतीश कुमार रबर स्टैंप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उनके एक्ट के बारे में, उनके जो हालात हैं शारीरिक या उम्र का जो तकाजा है, जिसको लेकर वो कुछ अनटूवत बात कर जाते हैं और लगातार कर जा रहे हैं, तो ये एक अलग पक्ष है। नीतीश कुमार को सीबीआई जांच में उन्होंने दिया, गृह विभाग तो नीतीश कुमार के पास है नहीं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि तुम अपना देखो भाई, गृह विभाग अब देखो तुम कैसे चलाते हो। कहीं कहीं ये मसला भी आता है कि भाई अब तो आप गृह अब चला नहीं रहे हैं, आप फेल कर गए तो अब क्या करूं, ये सारी बातें आ रही। तो नीतीश कुमार का इन दिनों, क्या आपको याद नहीं है जब वो महागठबंधन में थे तब चिराग पासवान क्या बोलते थे, तब सम्राट चौधरी क्या बोलते थे, तब और नेता जो थे बिहार चाहे केंद्र के नेता क्या कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति खराब हो गई, नीतीश जी अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नीतीश जो अप्रासंगिक हो गए। ये सारी बातें तो पहले भी आई, मगर जिस तरह से आज तेजस्वी यादव ने कहा कि डिमेंशिया और अल्जाइमर का दुष्प्रभाव तब बढ़ जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त कार्य करने लगता है। ये एक उदाहरण दिया, कहाँ से, किसी डॉक्टर ने तो सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इलाज कराने भी गए थे विदेश, ऑन कैमरा कह रहे हैं। यही बात तो है ना दीपक जी, यही बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो मतलब उनकी सरकार का रिमोट किसी के हाथ में नहीं है, पर ये बात तो है ना कि सरकार तो उन्हीं की है ना, उनके नाम की सरकार है। अपने दामन पर तो दाग उन्होंने आज तक लगने नहीं दिया। तो डॉक्टर संजय नीतीश कुमार होते तो अपने दामन पर दाग लगने देते क्या? कई मौकों पर जो उनकी स्थिति दिखाई पड़ती है ऐसा नीतीश कुमार करने देते क्या? मुझे याद आता है एक सभा में ऐसा हुआ था कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हाथ पकड़ करके खड़े हुए थे। पंजाब लुधियाना की वो सभा थी और वो जब फोटो फ्रंट पेज पे छपा था, उसका मैसेजिंग क्या जाएगा, उसको लेकर के नीतीश इतने दुखी थे कि कई लोगों की हालत खराब थी उनकी पार्टी के भीतर ही। और अब वही नीतीश का अलग अलग विजुअल दिखाई पड़ता है और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है जैसे कुछ मालूम नहीं है। क्या नीतीश कुमार पुराने वाले नीतीश होते तो ऐसा होता क्या डॉक्टर संजय? पर क्या ये सच है कि उनका रिमोट किसी और के हाथ में? अगर रिमोट किसी और के हाथ में होता तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना लेती? रिमोट किसके हाथ में? क्या अफसरों के हाथ में? क्या इस तरह की बात है? देखिए, वो तो मेडिकल एथिक्स का पार्ट है कि जो डॉक्टर नीतीश कुमार जी का इलाज कर रहे होंगे, जो भी साइकेट्रिक्स या न्यूरोलॉजिस्ट, वो भी इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये पेशेंट और डॉक्टर के बीच का मामला होता है कि हमारा पेशेंट कौन बीमारी से सफर कर रहा है। और सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कोई पेशेंट कोई अपने बारे में कैसे कोई बताएगा कि हम कोई बीमारी से सफर कर रहे हैं और मैं कौन सा ट्रीटमेंट ले रहा हूं? चलिए, इस बात में कितने दम है कि वो कितना
डिमेंशिया के भी किस स्टेज से सफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस बात के बारे में कोई अधिकृत रूप से बोलने के लिए अधिकृत भी नहीं है। लेकिन इतनी बात है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस देखा गया था, अपने इमेज को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर के, अपने बोलने का अंदाज को लेकर के, बड़े सधे हुए शिष्ट तरीके से तुम तड़ाक की भाषा नीतीश कुमार की भाषा नहीं थी। ठीक है, वो रिश्ता चाहे जो हो, लेकिन सदन में माननीय होते हैं और विपक्ष के नेता भी संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, तो अब इस विज्ञान के युग में उम्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। केरला के मुख्यमंत्री की उम्र कितनी है, तो क्या कोई ऐसी बात वो बोल जाते हैं लोगों को असहज कर जाता है, या कोई ऐसा आचरण कर देते हैं सामूहिक प्लेटफॉर्म पर जिसमें उनकी पार्टी के लोगों को असहजता ये झेलना पड़ता है। गवर्नर साहब को कभी पैर छू रहे हैं, कभी उनको कर रहे हैं, तो जो ये दृश्य है वो नकाब खींच दे रहे हैं, ये सारे दृश्य तो बता ही देता है ना कि नीतीश कुमार जी वो नीतीश कुमार जी नहीं है जो पहले थे। अब रह गई बात कि ठीक है वो कितने स्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर रिमोट किसके हाथ में है डॉक्टर संजय, ये बात है ना। आरजेडी ये भी सवाल उठा रही है, आरजेडी श्याम किशोर चौबे जी ये सवाल उठा रही है कि जब ये बोलना चाह रहे थे तो इनका बटन दबा दिया गया, इनकी आवाज सुनी नहीं गई। आखिरकार कौन इनका बटन दबा रहा है, किसके कंट्रोल में है ये, इस तरह की भी बात चल रही है श्याम किशोर चौबे जी। और ये सवाल तो उठता है कि एक मुख्यमंत्री रिमोट से चल रहा हो, एक मुख्यमंत्री को कोई और चला रहा हो, एक सरकार का रिमोट किसी और के हाथ में हो, अगर इस तरह की बात होती हो तो ये तो हैरान करने वाली है, ये परेशान करने वाली है। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं डिमेंशिया अल्जाइमर है, दूसरी तरफ मानसिकता की बात करने लगते हैं। मुझे लगता है आरजेडी कंफ्यूज्ड भी है कि नीतीश पर अटैक करें तो कैसे करें, लेकिन आरजेडी सब कुछ कह दे रही है, सब कुछ सुना दे रही है, फिर मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहती है कि ऐसे मुख्यमंत्री की मानसिकता की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, प्रोत्साहित होता है, इसलिए बच्चियों और महिलाओं का लगातार रेप होता जा रहा है। पर रिमोट कंट्रोल से चल रही है सरकार, इनका माइक बंद कर दिया जाता है। आप समझ लीजिए नीतीश जैसे मुख्यमंत्री का माइक कौन बंद कर रहा है, उनको बोलने नहीं दे रहा है, ये सवाल तो है ना। संतोष जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं चाहूँगा अगर आप सदन में देखें तो जरूर बताइए कि ऐसी स्थिति क्यों है, कौन माइक बंद कर रहा है, कौन इनको बोलने नहीं दे रहा। आरजेडी ने बहुत ही प्रमुखता से इस बात को उठाया है। मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसी पहली घटना हुई है जिसमें मुख्यमंत्री का ही माइक बंद कर दिया गया। और नहीं, यहाँ तो राहुल गांधी कहते हैं मेरा माइक बंद किया जा रहा है, पर यहाँ पर मुख्यमंत्री का माइक कैसे बंद हो जा रहा है? सत्ता पक्ष का माइक। तो स्थिति ये हो गई है कि मुख्यमंत्री अब कहीं जाते हैं, कहीं भी, चाहे सदन में ही, तो एक दाएं और एक पीछे बैठा रहता है उनको कंट्रोल करने के लिए कि मुख्यमंत्री कुछ हरकत ऐसा ना कर दें, कुछ बोल ना दे। बगल में विजय चौधरी बैठे रहते हैं, सम्राट चौधरी बैठे रहते हैं, बस उनको कि कुछ बोले नहीं। पीछे वहां संजय गांधी परेशान थे, आप देख सकते हैं कैमरा में कि भाई किसी तरह से मुख्यमंत्री को रोके। लेकिन मुख्यमंत्री जी एक बार शुरू हो जाते हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसी स्थिति में मतलब जनता दल यू के ने, सत्ताधारी दल के लोगों ने कि भाई सब चीज रिकॉर्ड में जा रहा है इसलिए माइक ही बंद कर दो, तो माइक बंद करा दिया गया। और ये तो सदन की बात हो गई। बाहर भी मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो उनको एक तरफ से सम्राट चौधरी हाथ पकड़े रहते हैं, एक तरफ से विजय सिन्हा, कुछ होता है तुरंत रोकते हैं। पूर्व चीफ सेक्रेटरी दीपक प्रसाद, वो कहीं कहीं उनका हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं और मुख्यमंत्री उनको डांट देते हैं, डांट करके फिर जो उनको बोलना है तो बोल देते हैं। कई ऐसी घटनाएं घटती है। तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर, अब बॉडीगार्ड लोग, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, रिकॉर्डिंग कहीं जाते हैं तो वहां पे रिकॉर्डिंग, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो अब रिकॉर्डिंग नहीं करना है, सबको रोक दिया जाता है। मीडिया का अब मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां रोक लगा दिया गया है, बहुत दूर रखा जाता है कि मुख्यमंत्री कुछ बोले तो रिकॉर्ड नहीं हो। तो ये साफ प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं उम्र का प्रभाव उन पर पड़ गया है और अस्वस्थ है।
और अब ये सत्ताधारी दल के लोग नहीं माने, ये अलग बात है, लेकिन उनकी एक्टिविटी पिछले 2 वर्षों की जो नहीं, है वो पर कहीं ना कहीं टिकट लेते समय तो उम्र का प्रभाव नहीं दिखा था श्याम किशोर चौबे जी। देखिए सर, उम्र का प्रभाव इसलिए कि जैसे उम्र का जब एक 80 हो जाता है, 70-80 के बाद उम्र का प्रभाव जब पड़ता है तो 24 घंटा एक स्थिति नहीं रहती है, कभी कभी स्थिति ठीक रहती है। 24 घंटा वो मेंटल तो नहीं ना हो गए, बीमार है, तो बीमारी के हालत में कभी तो आदमी स्वस्थ होता है जिस समय वो टिकट के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे 24 घंटा तो वो अस्वस्थ नहीं है, कभी कभी उनका जैसे एक होता है, उनको हमारे पिताजी भी बुजुर्ग हैं, उनकी भी स्थिति ऐसे ही इसी तरह से कभी कभी करते थे। कोई आया तो उसको पहचान नहीं पाते हैं, परिचय देना पड़ता है तो उसके बाद कुछ से कुछ बोलता है। उम्र के प्रभाव में हर घर में ये होता है, देखने को मिलता है। जैसे ही 80 पार होते हैं, 85 कोई 90 के बाद उम्र का प्रभाव होता है, तो ये बीमारी हर व्यक्ति के साथ, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। इतनी ताकतवर बीजेपी श्याम किशोर चौबे जी इनका विकल्प तो ढूंढ नहीं पा रही है। अगर बीमार भी हैं तो भी बीजेपी को पटका नहीं दिए हुए हैं। आरजेडी की बात छोड़िए, इतनी ताकतवर बीजेपी, और चुनाव से पहले हम लोग कई डिबेट भी किए हुए हैं कि अमित शाह चाह रहे थे इनको बदलना, अमित शाह चाहते रह गए, फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब ये पूरे नीतीश नहीं है, आधे हैं, 25% हैं। विपक्ष की बात मान भी लें, संतोष जी की भी बात मान लें, तो ये 25%, 50% नीतीश पूरे बीजेपी को पटके हुए है। यही तो मिस्ट्री मैं समझना चाह रहा हूं। डॉक्टर संजय भी मुस्कुरा रहे। भाई आप कहते रहिए नीतीश आउट, कहते रहे ना प्रशांत किशोर, नीतीश को इतना सीट नहीं मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा, 30 नहीं मिलेगा। उनकी सारी वो जो जितने बड़े चाणक्य थे उतने ही छोटे नीतीश कुमार की वजह से दिखने लगे, जबकि उन्होंने बड़ी मेहनत की। अगर मैं तो चाहता था कि उनको कुछ सीटें मिले, बिहार के पास एक और विकल्प हो। इनफैक्ट मैं ये चाहता था, लेकिन वो हर जगह सही होने वाले प्रशांत किशोर बिहार में फिसड्डी साबित हो गए नीतीश के सामने। तो भाई ये नीतीश कुमार बीमार हैं तब भी इतने बाहुबली कैसे हैं? जनता की वजह से या उनका वोट एकदम सेट है? नीतीश अच्छे हो, बीमार हो, लाचार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नीतीश को ही वोट करता है, इसलिए ना बीजेपी कुछ कर पा रही है ना विपक्ष कुछ कर पा रहा है। एक नहीं और भी सवाल हैं। बीजेपी को भी, आखिर बीजेपी का बिहार में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसका दिल्ली में है, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार नीतीश के भरोसे चल रही है। और नीतीश का एक अपना सेट ट्रेंड है, वोटर्स के बीच अपना वोट बैंक है, उनकी पहचान है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, इधर हाल के कुछ वर्षों में, मेरे ख्याल से 2-2.5 वर्षों में जो बातें उठ रही हैं उनके विरुद्ध, अदरवाइज वो तो उनका अपना ट्रेंड है, तो वो नहीं ले सकती है। इसमें मैं एक दूसरी चीज कहना चाह रहा था, जो बातें हैं कि जो बात जहां से चली, जिसके कारण आज हम लोग ये बहस कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, या विधानसभा में, विधान परिषद में, या पूरे राज्य में और राज्य के बाहर भी चर्चाएं हो रही हैं। सवाल नीतीश जी नहीं है, सवाल तो सम्राट जी भी है। नाम केवल सम्राट है, गृह मंत्री है और कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये कैसे सम्राट है? सम्राट पे भी सवाल होना चाहिए ना। उसके बाद नीतीश कुमार आते हैं। ओवरऑल जवाबदेही मुख्यमंत्री की है जरूर, लेकिन जो मंत्री जी हैं वो क्या कर रहे हैं, सवाल ये भी है ना, उन पे भी सवाल उठना चाहिए, मेरा ये कहना है। बाकी तो राजनीति की अपनी धारा है, और उस राजनीति की धारा में अभी नीतीश जी फिट हैं। ऐसे केवल नीतीश जी अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं या थे। मैं थोड़ा सा, देखिए, मैं सवाल उस तरीके से नहीं उठाना चाह रहा हूं जैसे आप उठाना चाह रहे हैं। मेरा सवाल तो बड़ा सीधा सा सवाल है। अरे भाई, सरकार नीतीश कुमार के सामने अभी भी सम्राट चौधरी का व्यक्तित्व तो बहुत छोटा है, इस बात को आप जान लीजिए। आज भी बिहार में उप मुख्यमंत्री भाजपा किसी को बना ले, अगर नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तो वो उप मुख्यमंत्री उनसे मिल नहीं पाएगा, ये बात जान लीजिए। और नए नए जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो खबर भी एक बार चली थी कि घंटों अपने घर में इंतजार करा दिया था। यही तो सवाल उठता है आखिरकार, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं और सब लोग से जानना चाह रहा हूं। एक तरफ सवाल है बीमार हैं,
लाचार हैं, उनकी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, उनकी सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। दूसरी तरफ जब जब नीतीश को अपनी ताकत दिखानी होती है तो अपनी दिमागी ताकत भी दिखा देते हैं, अपना जनता के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है वो भी दिखा देते हैं, बौद्धिक क्षमता भी ऐसा दिखा देते हैं कि सब लोग उनके इर्द गिर्द नाचते दिखाई पड़ते हैं, ये भी दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए तो नीतीश एक तरीके से मिस्ट्री बन गए। यही तो सवाल उठ रहा है कि देखिए, चुनाव से पहले भी सारे विजुअल्स चले, उनके बारे में हर तरह की बात हुई, लेकिन नीतीश सबके लिए जरूरी थे। नीतीश जिसके साथ गए उसका पलड़ा भारी हुआ, नीतीश वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। दीपक कोचगवे जी, क्या कोई मान सकेगा कि नीतीश सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है? ऐसा संभव दिखाई पड़ता है आपको? मान लिया बीमार भी है, मैं विपक्ष की बात मान भी लिया, तो रिमोट से चल रही है नीतीश सरकार, ऐसा दिखाई पड़ता है आपको? कम से कम मुझे ये नहीं दिखता है कि बीजेपी के रिमोट से नीतीश सरकार चल रही है, मैं ऐसा देख नहीं पा रहा हूं। नहीं, मैं भी जिस तरह से रिमोट कंट्रोल की बात है, मैं तो मानता हूं कि नीतीश कुमार के हाथ में जो रिमोट कंट्रोल है और वो अभी तक बरकरार है, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे वो 42 नंबर पर हो, चाहे कोई कुछ उनको बोल दे, चाहे कुछ भी करे, तब भी रिमोट कंट्रोल उनके पास है। और आज भी चीफ सेक्रेटरी किसका है, डीजी पुलिस किसका है, और हर एक इम्पोर्टेंट विभाग में सामान्य प्रशासन का जो अधिकारी है वो किसका है। कोई नीतीश कुमार को अंडररेट न करे। ठीक है, आज उम्र का प्रभाव है, लोग उनका एक्ट है, वो तरह तरह की बातें करते हैं, बगल में बैठे भाजपा के लोग मुस्कुराते भी रहते हैं उनके एक्ट पर, हालांकि वो आप डिफेंड नहीं करते और कभी देखिए इशारा करते हैं कि हाँ छोटा हो, इस तरह की बातें होती है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को अपने मुट्ठी में किया हुआ है लगातार वर्षों से, तो रिमोट कंट्रोल से कौन चलाएगा? आज नीतीश कुमार अपने पार्टी नहीं, पर ठीक है, पर अगर रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रही है तो डॉक्टर संजय, ओरिजिनल नीतीश कुमार की सरकार में पटना जैसा घटना घटता या दरभंगा जैसी घटना घटती और किसी बड़े अफसर पे कार्रवाई नहीं होती, ये मैं मानने को तैयार ही नहीं। और इसीलिए मैं चाहता हूं जरा इस मिस्ट्री को थोड़ा सा ओपन करिए कि है क्या ये मिस्ट्री। अभी भी मिस्ट्री ही बना हुआ है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं? आपको ये लगता है और नहीं चल रहे हैं तो ओरिजिनल नीतीश कुमार में ऐसा होता क्या जो पटना और दरभंगा में दिखा? अगर घटना भी घटती तो कार्रवाई जबरदस्त होती। नहीं होता। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि नीतीश कुमार अब कितना देर स्वस्थ हैं, कितना देर अस्वस्थ हैं, वो तो नीतीश कुमार बताएंगे, लेकिन जिस तरह से उदासीनता दिखती है और उस उदासीनता में नीतीश कुमार जी की चुप्पी दिखती है, वो तो लगता है कि नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है जिन्होंने कभी कहा था कि हम क्राइम से, करप्शन से और कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो नीतीश कुमार अब कुछ बोलते नहीं हैं। और रिमोट से कैसे संचालित होते हैं, वो जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बोल जाती है। अगल बगल में जो लोग खड़े रहते हैं उनको देख लीजिए, कैसे नीतीश कुमार जब प्रवाह में आते हैं तो लगता है कि अब बात बिगड़ जाएगी, वो तुरंत वो लोग नियंत्रित करते हैं। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार, ठीक है, एक भरोसा है बिहार के लोगों का नीतीश कुमार पर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन नीतीश कुमार क्या अब उतने स्वस्थ हैं जिसमें जिस तरह से वो निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे, जिस तरह से एक्ट करने के लिए जाने जाते थे, और जिस तरह से नीतीश कुमार अपने अंदाज में, जहां अपने उस लुधियाना की तस्वीर से शुरू की थी बात, जहां उन्होंने आमंत्रित किए हुए भोज को उन्होंने कैंसिल कर दिया था, वो नीतीश कुमार कब कौन सी स्थिति पैदा कर देंगे कहाँ। उनके जो साथी हैं, सहयोगी साथी, और उनके जो अगल बगल वाले लोग भी हैं, वो अलर्ट मूड में रहते हैं। तो अलर्ट मोड में रहने का मतलब ही है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से स्वस्थ दिखते नहीं है, ये तो मैं जानता भी नहीं। और मैंने कहा ना कि ये तो डॉक्टर और पेशेंट का भी मामला है, चलिए जिसमें पर एक बात बहुत साफ है
कि सरकार पर दाग लग रहा है, ये भी सच बात है। विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। नीतीश कुमार के हाल फिलहाल के बयान से यह बिल्कुल साफ तरीके से कहा जा सकता है कि नीतीश पुराने वाले नीतीश तो है नहीं। उनके गवर्नेंस को लेकर के जो उनका एक इमेज बना था और हाल फिलहाल के कुछ घटनाओं ने उनके गवर्नेंस पे बड़ा सवाल तो खड़ा किया है। लेकिन फिर भी एक सवाल ये उठता है कि नीतीश पर अभी भी जनता का भरोसा क्यों बरकरार है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से गवर्नेंस पर दाग लगता रहा तो क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए ये बड़े ही उलझन का सबब बन जाएगा। ये एक गंभीर सवाल है। और दूसरा गंभीर सवाल है कि वाकई अगर नीतीश बीमार हैं तो रिमोट से कौन चला रहा है सरकार। ये भी एक बड़ा सवाल है जो अभी भी सवाल बना हुआ है। श्याम किशोर चौबे जी, संतोष कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार, दीपक कुचगवे जी बिहार की बात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।